बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए से वीडियो में। आज मेरा सिंधु घाटी का अ, तीसरा या चौथा वीडियो होने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अगर मेरे पिछले सिंधु घाटी के जो भी वीडियो आ रहे हैं 1, 2, 3 वो सभी वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, और आप वो सभी वीडियो को देख लोगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इससे पहले हमने देखा था कि हमने कई साइट्स पढ़ा और उसके विषय में देख रहा था। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में हम कालीबंगन से स्टार्ट करेंगे कि कालीबंगन जो साइट्स है वो कहाँ पड़ता है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये कालीबंगन से भी बहुत प्रश्न निकल के आते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो कालीबंगन साइट्स है वो राजस्थान में पड़ता है, ठीक। और राजस्थान के किस जिला में पड़ता है? तो कालीबंगन में। जैसे अभी आप बिहार के खगड़िया जिले में हो, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में एक हनुमानगढ़ नाम का जगह है, वो जिला है राजस्थान का, और उसी जिला में कालीबंगन क्षेत्र पड़ता है। ये साइट्स है सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये जो कालीबंगन वाला साइट्स है ये घग्गर नदी के तट पे, मतलब घगर नदी के ही तट पे ये कालीबंगन पड़ता है। इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दिए। और एक अमलानंद घोष करके हैं, इन्होंने ही इसकी खोज करी थी कालीबंगन की, ठीक। ये जमीन को जो अमलानंद घोष हैं ये जमीन को अपना खोदे होंगे, कोड़े होंगे, फिर कोड़ने के बाद इनको कालीबंगन नाम का एक जगह मिल गया। क्योंकि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का साइट्स है वो टोटल साइट्स जमीन में दफना गया था, दबा गया था। वो सभी को ना उसके ऊपर मिट्टी जम गया था, फिर सभी आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन खोदना पड़ा। तो जब जब जमीन को खोदा तो अलग अलग साइट्स में जो जो चीज़ वो शहर में था वो सब कुछ निकल के आया बाहर। तो जब अच्छे से जमीन को खोद दिया, अमलानंद घोष ने खोदवा दिया मजदूर मिस्त्री से, तो उनको बहुत सारा चीज प्राप्त हुआ। जैसे उनको जोते हुए खेत इस तरह से कुछ मिला, मतलब खेत एकदम जोता हुआ था। उसका कुछ जब वो कार्बन डेटिंग से चेक करता है तो पता चलता है यहाँ पे पहले खेती भी किया जाता था। दूसरा, अग्नि के भी हवन कुंड मिलते हैं, तो हवन कुंड से भी पता चला कि कालीबंगन में हवन कुंड भी मिला। काली रंग की चूड़ियां भी मिली। और जब जमीन का खोदाई किया तो कुछ उनको ऐसा कुछ मिला जिससे पता चलता है कि कालीबंगन में भूकंप के प्रमाण भी इनको मिले। मतलब जब ये अमलानंद घोष ने पूरा बढ़िया से हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान में, वहाँ पर एक जगह है हनुमानगढ़ में ही एक स्थान है, जब उसको कोड़ना स्टार्ट किया तो उनको काली रंग की चूड़ियाँ मिली, जूते हुए खेत मिले, हवन कुंड भी मिले, भूकंप का भी साक्ष्य मिल गया कि भूकंप भी आया होगा कालीबंगन में। तो ये तमाम चीजें मिले, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पड़ता है। सिंधु घाटी नहीं, कालीबंगन कहाँ पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। कौन सा जिला में पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है। कौन सा नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। वहां पे जब खुदाई हुआ तो क्या क्या चीज निकला, तो वो सभी चीज बता देना है आपको। क्या क्या निकला? पहला नंबर में अग्नि कुंड निकला, हवन कुंड उसी को कहते हैं, चूड़िया निकला काले रंग का, जोते हुए खेत का भी प्रमाण मिला, भूकंप का भी प्रमाण मिला। ये सभी कुछ हमको देखने को मिला। इसी आधार पर इतिहासकार जो है मार्शल का कहना है सिंधु घाटी के विनाश का जो कारण है वह भूकंप हो सकता है। जब कालीबंगन को जब खोदा गया तो भूकंप का प्रमाण मिला ना, जब भूकंप लोगों को पता चला कि कालीबंगन में बहुत जबरदस्त भूकंप आया होगा। तो इसी बात पे एक जो जॉन मार्शल रहते हैं वो क्या कहते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो भूकंप के कारण ही खत्म हो गया। तो समझ लीजिए कि ये जो ये मार्शल यहाँ पे घुस के बीच में बोल दिए। जब इनको पता चला कि कालीबंगन में भूकंप का प्रमाण मिला है, सबूत मिला है, तो तब मार्शल ने कहते हैं कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो गजब भूकंप आया होगा भारत में, और वही भूकंप के कारण सभी महल, घर, रोड सब फट गए होंगे, सब कुछ अंदर दफना गए होंगे, और इस वजह से सब लोग मर चुके होंगे कालीबंगा में। और भी जो सिंधु घाटी के साइड्स हैं हर जगह लोग मर के अंदर चले गए होंगे। तो इस वजह से दुनिया खत्म हो गया होगा उस वक्त का। इस वजह से जो वो सभ्यता चलती आ रही थी, विकसित सभ्यता, वो समाप्त हो गई होगी। तो अलग अलग इतिहासकार, कोई कहते हैं सुनामी आ गया था, है ना, जबरदस्त पूरा समुद्र ही पलट गया था। कोई कहते हैं कि मौसम में कुछ हवा में ऑक्सीजन घट गया था। तो सबका अपना 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 मत है
किसी को लिखित प्रमाण है ही नहीं कि हो क्या रहा था एक्चुअली। लोग कहाँ गायब हो गए एकाएक, कालीबंगा के लोग, लोगों को मतलब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन आते ही रह रहा था। आपका राखी गढ़ी एक साइट है, तो राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है, सबसे पहले हम इस बिंदु को जानते हैं। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है राखी गढ़ी? हरियाणा में, है ना। राखी है, हरा कलर का राखी हाथ में पहनते हो तो हरियाणा याद रख लेना। हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। फ्रेंड्स, एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि जो राखी गढ़ी है वहां से बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे। राखी गढ़ी के सबसे पहले सवाल आ सकते हैं, खोजकर्ता कौन है? तो राखी गढ़ी के खोजकर्ता आपको शायद अभी हम भूल रहे हैं, लेकिन सूरजभान करके था कुछ। तो राखी गढ़ी के जो खोजकर्ता हैं वो सूरजभान थे। और भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल जो है वह राखी गढ़ी को ही माना गया है। सबसे बड़ा, यदि भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है तो वो राखी गढ़ी ही है ना। आप मान लो बहुत बड़ा राखी पहन लिए हाथ में, तो याद कर लो ना कि राखी कितना बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा स्थल था। और इस प्रकार से आप याद रख सकते हो राखी गढ़ी की खोज किसने करा है? सूरजभान ने करा है। खोजकर्ता कौन है? सूरजभान। सूरजभान और राखी गढ़ी को याद रखो कि राखी गढ़ी की खोज को कौन किया है, मतलब सूरज उगते ही हाथ में राखी बांध लिए, इस तरह से याद रख सकते हो। तो सूरजभान ने इसका खोज करा है। राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है? तो राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है ना। ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। तो यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं राखी गढ़ी से रिलेटेड। और माना जाता है कि राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो भारत सीमा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ ताम्र जो है उसके उपकरण मिले हैं राखी गढ़ी के स्थल से, ताम्र की प्राप्ति हुई है ना। और भी बहुत सारा चीज मिली है, लेकिन वैसा कोई विशेष यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज था वो ताम्र ही था। तो ताम्र याद रख लेना, ताम्र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये राखी गढ़ी से मिली है। अब हम आते हैं चुन्हू दर्रो पे, ये भी एक साइट्स है। अब आप पूछोगे सर चुन्हू दर्रो कहाँ पड़ता है? तो चुन्हू दर्रो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है चुन्हू दर्रो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चुन्हू दर्रो कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है बोलो? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है चुन्हू दर्रो। कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अब बोलोगे सर पाकिस्तान में कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में चले जाओगे तो वहीं पे आपका चुन्हू दर्रो पड़ता है। अच्छा, किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे तो इसकी खोजकर्ता कौन है? तो चुन्हू दर्रो की खोजकर्ता मैके और एवं मजूमदार हैं। ये इनका खोज किए हैं चुन्हू दर्रो का, क्योंकि जमीन को जो आर्कियोलॉजिस्ट थे यही इन्होंने ही जमीन को खोदा, कहाँ पे जाके? सिंध प्रांत में जाकर के, तब उनको एक साइट्स मिलता है जिसका नाम वो रखते हैं चुन्हू दर्रो। और इसकी खोजकर्ता कौन है बताइए? अभी जस्ट बताइए आपको, मैके एवं मजूमदार हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। और जो मनके बनाने की कारखाना है वो यहीं से प्राप्त हुए हैं। छोटे छोटे आभूषण बनाने की कारखाना यहीं से प्राप्त हुए हैं। सब चुन्हू दर्रो से ही मिला है, छोटे छोटे आभूषण। अब चुन्हू दर्रो, चूहा है तो चूहा को आप छोटा छोटा आभूषण ही पहनाओगे, है ना। महिला द्वारा यूज करने वाला श्रृंगार का भी जो सामान बहुत सारा चीज है वो चुन्हू दर्रो में ही मिला है। अब आप बोलोगे सर कौन कौन सा श्रृंगार का सामान मिला है? तो जैसे कंघी हो गया आपका, लिपस्टिक हो गया, काजल पाड़ती थी ना महिला, काजल वाजल लगाती थी, तो काजल वाजल भी जमीन खोदा तो मिला। खोजकर्ता कौन है? मैके एवं मजूमदार, है ना। मैके गई तो काजल वाजल खरीद ली, तो इस तरह से याद रख लो, मैके एवं मजूमदार। कहाँ पे? चुन्हू दर्रो में। चुन्हू दर्रो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? तो सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। क्या क्या खोज हुआ वहां पे? तो वहां पे खोज हुआ, बताइए, अभी जस्ट बताए हैं, मनके बनाने की कारखाना नंबर 1, छोटे छोटे आभूषण जो जेवर उवर गला में लड़की लोग पहनती है उसका बनाने का कारखाना। महिला द्वारा यूज करने वाला श्रृंगार का सामान जैसे कंघी, लिपस्टिक, काजल,
पाउडर, ये सब मिला है चुन्हु में। समझ लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितना ज़्यादा शहर को विकसित कर लिए थे कि कंघी बनाए थे, काजल बना दिए थे, पाउडर बना दिए थे, लिपस्टिक। भाई साहब उस वक़्त ना इतना डेवलप हो गया था कि लिपस्टिक वगैरह सब कुछ लगा रही थी लड़की, पाउडर लगा रही थी। समझ लीजिए कि आज से 3000 साल पहले भारत की महिलाएं लोग ये सब यूज करती थी। आप विश्वास कर पा रहे हो? सोच लीजिए कि कितना डेवलप समाज हुआ करता था ये सिंधु घाटी सभ्यता का। अब आप बोलोगे सर ये सब झूठ बात है, ये लिपस्टिक वगैरह मिला होगा, ये हाल फिलहाल का ही। नहीं भाई, सब चीज को कार्बन डेटिंग से चेक करने के बावजूद ही दिया गया। कार्बन डेटिंग के बिना कुछ नहीं होता है, सब कुछ को कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 जो है वही पद्धति के द्वारा चेक किया गया है। उसके बाद ही जब डेट निकल के आया कि हाँ भाई ये जो लिपस्टिक है ये पूरा का पूरा 3000 साल पुराना है, तभी बोला गया दावा के साथ कि जो लिपस्टिक चुन्हु में मिला है वो 3000 साल पहले की लिपस्टिक है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या लिपस्टिक को यूज करते होंगे। ठीक। चुन्हु दरों से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकती है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान भी प्राप्त हुए हैं। जो कुत्ता है वो बिल्ली का पीछा कर रहे थे और उनके पैर के निशान प्राप्त हुए हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया? कुत्ता के पैर के निशान, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पैर के निशान भी प्राप्त हुए हैं चुन्हु दरों से, है ना? हाँ देखिए, चुन्हु दरो मतलब चूहा, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब याद नहीं हो सकता है? बिल्ली के पीछा करते हुए तो बिल्ली कुत्ता आ ही गया और चुन्हु दरो से हो गया चूहा। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक बनाइए, क्योंकि इतना इतना चीज याद रखते हो तो सब, हाँ बहुत सारा चीज तो पढ़ के ही याद हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज अगर ट्रिक से होता है तो बना लो जो दिमाग में रह सके, है ना? बनवाली, अति बनवाली ने बनावली होता है एक्चुअली में। तो जो बनावली एक साइट्स है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण साइट्स है और बनावली से भी सवाल निकल के पूछे ही जाएंगे। आप बोलोगे सर बनावली किस नदी के किनारे पड़ता है? तो सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। बनावली कहाँ पड़ता है? सरस्वती नदी के ही किनारे बसा हुआ जगह है बनावली, और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। आप हरियाणा जाओगे तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है हिसार। आज की डेट में ये अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, डेवलप कर गया है हिसार काफ़ी। और हिसार में ही बनवाली नाम का एक सिंधु घाटी स्थल है, और यही सिंधु घाटी स्थल से बहुत सारा अलग लेवल का चीज़ें प्राप्त हुई है। अब आप बोलोगे क्या प्राप्त हुई है? तो सबसे पहले मिट्टी के हल ये प्राप्त हुए हैं। अब हल किस लिए भाई? तो हल से खेती किया जाता था, कोड़ने ओड़ने में मदद होता था, खेत को जोतने में। हल का काम यही है ना, खेत को जोतने में ये मदद करता है काफी। तो ये हल भी प्राप्त हुए थे। दूसरा यहाँ पे आप याद, बनवाली है तो यहाँ पे खिलौना भी मिले थे। क्या मिले थे? खिलौना, मिट्टी के हल भी मिले थे। और अब हल मतलब वो ओरिजिनल वाला हल नहीं, छोटा छोटा खिलौना टाइप का ही कुछ कुछ मिला था हल। बच्चे लोग वो हल वगैरह से खेलते थे। तो जब हल का खिलौना मिल गया तो लोगों ने अंदाजा लगा रहा था कि बनवाली में जो किसान होंगे वो हल का भी उपयोग करते होंगे खेती करने के लिए। तो ये खिलौना जब बन रहा है तो अभी आपके समय में हवाई जहाज बन रहा है ना खिलौना, तो हवाई जहाज अगर खिलौना बन रहा है तो इसका मतलब सही में बड़का हवाई जहाज है। ट्रेन बन रहा है खिलौना में तो सही में बड़ा ट्रेन है। तो उसी प्रकार से लोगों को दिमाग लग गया कि यदि हल का खिलौना मिल गया है तो हल भी जरूर होगा। तो लोग अंदाजा लगाया कि हल भी हो सकता है। और इस प्रकार से और भी कई चीज मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है, बस हम वही बताएंगे, ज़्यादा इस सब चीज़ पे डिस्कस नहीं करने का। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो आप कुछ क्वेश्चन बना के भी सीख लेना, और हमारा जो ये लेक्चर है ये इसके माध्यम से आप ठीक ठाक एक अपने में समझ बना लो कि हाँ ये कुछ कुछ चीज़ मिला है, और कुछ कुछ चीज़ को ही याद रख लो और मेंस में जाके लिख दो, प्रीलिम्स में काम आएगा आपको। तो ज़्यादा पढ़ना भी अच्छा बात नहीं है, बहुत नॉलेज हो जाएगा ना तो कंफ्यूज कर जाओगे गजब का आप। कम पढ़ो, लेकिन वही कम पढ़ा हुआ चीज़ को बार बार पढ़ो तो चीज़ें समझ में आने लगती है। तो वो सब जो खिलौना मिला तो बनावली से इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी वाला हल
वो एक खिलौना था जो बनवाली क्षेत्र से मिला। उससे हम लोगों को समझ आ जाता है कि वहाँ पे हल वगैरह भी किसान यूज करते होंगे। अब आप बोलोगे सर मिट्टी का खिलौना को क्या कहते हैं, तो उसको ही टेराकोटा कहेंगे। टेराकोटा का मतलब ही होता है आग में पकी हुई मिट्टी से खिलौना। मतलब आग में पकी हुई मिट्टी से बना हुआ खिलौना को ही टेराकोटा कहा जाता है। और ये टेराकोटा का जो सिद्धांत है वो आप पढ़ोगे जब डिटेल्स में जाकर के, तो मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी टेराकोटा एक जबरदस्त यूज किया जाता था। टेराकोटा एक साइट्स बड़ा महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी काफी प्रश्न आते हैं, जैसे रोपर। रोपर कहाँ पड़ता है, तो रोपर पंजाब के रूपनगर वाले क्षेत्र में पड़ता है रोपर। ठीक ना। ये रोपर पंजाब अब जाओगे तो वहां पे एक रूपनगर नाम का एक जिला टाइप का ही छोटा प्रखंड कह लो, वही है। यही रूपनगर में आपका रोपड़ पड़ता है। और ये जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा जगह है रोपर। ठीक वहीं ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है। और किस नदी के तट पे है, तो सतलज नदी के तट पे है। और यहाँ पे एक्चुअली बात क्या इंपॉर्टेंट है, तो एक यज्ञदत्त शर्मा नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने ही रोपर की खोज किया है। कौन किया है, यज्ञदत्त शर्मा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रोपर है वो यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञ करने के बाद तो नहीं आग के धुआं से रोने लगते हो, तो रोपर यज्ञदत्त, तो ऐसे याद रख सकते हो यज्ञदत्त रोपर। रोपर का खोज किसने किया है, यज्ञदत्त, यही खोजकर्ता भी है। और यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल निकल के आएंगे, तो तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से ही मिली है। और जब तांबे की कुल्हाड़ी जमीन के अंदर से मिली थी पंजाब वाले क्षेत्र में, वो रोपड़ था। और उसको जब कार्बन डेटिंग से चेक करवाया गया, तो कार्बन 14 पद्धति से पता लग गया ये जो कुल्हाड़ी है तांबा का बना हुआ, ये लगभग 3000 साल पुराना है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय का माना गया। तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है कि सोचिए जमीन को कोड़ कोड़ के भाई कुल्हाड़ी तो खिलौना तो लिपस्टिक पाउडर सब कुछ निकल रहा है। ये यही कमाल है सिंधु घाटी सभ्यता का साइट्स में। अरे समझ में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सोचिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज नहीं हुआ था, तो लोगों को लगता था कि वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। लेकिन ईश्वर की क्या महिमा, बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज भी होता है। वो भी बहुत बाद में, वर्ष 1921 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में आपका ये हड़प्पा वाला क्षेत्र का खोज हुआ, है ना। और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदारो का खोज हुआ। तो चीजें वो भी 1922 के लमसम, मोहनजोदड़ो वो भी आपका पाकिस्तान के ही प्रांत में पड़ता है। तो समझ लीजिए कि कितना दिन के बाद वर्ष 1921, ये तो हाल फिलहाल का ही घटना है। 100 साल लगभग होने चला है खोजा हुआ। अभी 2000 कितना है 24 है ना। तो 1921 लगभग 102 साल हुआ है खोजा हुआ सिंधु घाटी साइट्स। तो उससे पहले लोगों को ना ये सब चीज उतना, ये सब चीज लगता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई सभ्यता रहा होगा। सोच लीजिए कि पेपर वगैरह में छापा गया था द नरेटिव ऑफ जर्नी में, लेकिन वो पत्रिका उतना वायरल नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, वायरल हुआ तभी तो आगे इस पर काम जारी हुआ। लेकिन उस लेवल में लोगों को हर एक कान तक ये बात नहीं गया था। लेकिन अभी तो आप पढ़ लिख लिए हो अच्छे से, प्राचीन इतिहास जब पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र 1921 से पहले उस लेवल का जिक्र था ही नहीं। बाद में ये पता चलता है कि अरे बा इतना साइट्स निकला। आज की डेट में तो डेगे डेग पे साइट्स नहीं हो गया है। आप गुजरात वाले क्षेत्र चले जाओ, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र चले जाओ, कश्मीर वाले क्षेत्र चले जाओ, तो इतना साइट्स निकल के आए हैं कि भारत में सिर्फ 900 साइट्स बन चुके हैं, मिल चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। जबकि पाकिस्तान में लगभग 500 के लमसम साइट्स आपको पाकिस्तान, और 2 साइट्स आपको देखने को मिले हैं अफगानिस्तान में। तो आज की डेट में कितना ज़्यादा खोजा चला गया साइट्स। लेकिन इन सभी साइट्स में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट साइट्स है वही हम पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। आप मत सोचना, आप कभी ये मत सोचना कि हम आपको पूरा का पूरा 1500 साइट्स का अध्ययन करा देंगे। इतना जरूरी भी नहीं है, पेपर में आएंगे भी नहीं सभी साइट से सवाल। ठीक। तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो पंजाब के रोपड़
वाले जो क्षेत्र हैं वहीं से प्राप्त हुई है। आपका रंगपुर है, ये भी एक जगह है, साइट्स है सिंधु घाटी सभ्यता का, और यहाँ से भी प्रश्न निकल के आ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है हम रंगपुर से वही बताएंगे। ये सबसे पहले जानेंगे कि रंगपुर पड़ता कहाँ है। तो ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। आप अहमदाबाद गए होंगे। कहाँ पे है अहमदाबाद? गुजरात एक जगह है, मतलब स्टेट है गुजरात, तो वहीं पे अहमदाबाद है ना। और अहमदाबाद में ही रंगपुर नाम का साइट्स मिला है। तो दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो अ, अहमदाबाद में जो रंगपुर मिला है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये किस नदी के तट पे है। तो ये जो है वो मादर नदी के तट पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो एस आर राव है, यही खोज करता है किसकी? रंगपुर की। एस आर राव नाम के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, व्यक्ति हैं, एस आर राव, वही रंगपुर का खोज किए। रौ से राव, रौ से रंगपुर, रौ से राव, रौ से रंगपुर, इस तरह से याद कर लीजिए। और इनकी खोजकर्ता कौन है? एस आर राव। यहाँ से जो चीजें मिली है वहां से क्या पूछा जा सकता है? तो यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से क्या मिली है? धान की भूसी। और आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो अनाज हैं ये रंगपुर से ही प्राप्त हुए हैं। इससे एक चीज पता चल गया कि यहाँ पे फसल, ज्वार बाजरा जैसा फसल को उपजाया जाता था रंगपुर में, इसकी खेती की जाती थी। तो ये सब कार्बन डेटिंग के द्वारा ही पता चला है कि ज्वार लगभग 3,000 साल पहले है। तो लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही समय का है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे सुरकोटदा का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट्स है सुरकोटदा। और सुरकोटदा को अच्छे से पढ़ेंगे। सुरकोटदा सबसे पहले देखेंगे सुरकोटदा है कहाँ। तो ये भी गुजरात में पड़ता है। और गुजरात में किस जिले में है? तो सुरकोटदा कच्छ जिले में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है? तो सबसे पहले समझेंगे कि ये सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है सुरकोटदा। ये जो साइट्स है सिंधु घाटी सभ्यता का, कहाँ पड़ता है सुरकोटदा? गुजरात में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? कच्छ जिले में पड़ता है। किस नदी के किनारे पड़ता है? सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। ठीक। अच्छा, यहाँ से क्या कुछ प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से आपको कलश मिले हैं, एक शवधान मिले हैं, घोड़े की हड्डी, ये सब कुछ सुरकोटता में मिले हैं। तराजू भी मिले हैं, और भी बहुत सारा चीज मिला है, लेकिन प्रश्न यहीं से आएंगे जितना हम बता दिए। क्या मिले हैं? सुरकोटता से, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। कलश मिले हैं। अच्छा, तराजू, आप जानते हैं गुजरात अभी भी व्यापार, आज भी व्यापार प्रधान स्टेट है गुजरात। तो तराजू ना, तराजू कहाँ मिलेगा? ज्यादा व्यापार प्रधान दे स्टेट में ही ना, तो तराजू गुजरात से ही, सुरकोटता से ही मिले हैं। कलश, सावधान, ये सब कुछ मिले हैं कहाँ से? सुरकोटदा से ही मिले हैं। ये सुरकोटदा क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का साइट्स है। कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कहाँ? तो कच्छ जिले में पड़ता है। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ से क्या मिले हैं? तो यहाँ से कलश मिले हैं, घोड़े की हड्डी मिले हैं, तराजू मिले हैं। ये सब कुछ मिले हैं जब जमीन की खुदाई की गई थी। तो समझ लीजिए कि अधिकांश जो साइट है वो गुजरात वाले क्षेत्र में ही देखने को मिल रहे हैं। विद्वानों का मानना है, शुरू शुरू में विद्वानों का मानना था कि जो सिंधु घाटी का सभ्यता है वो लगभग 13 लाख 13 लाख किलो स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है शुरू शुरू में। लेकिन जैसे जैसे खुदाई बढ़ते गई, खुदाई चलते रही, तो लगभग वो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो था, शुरू शुरू में विद्वान लोग कहते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का साइट्स जो ही मिले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उसका जगह बताई कितना वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। तो शुरू में लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर लगा था। लेकिन जैसे जैसे और भी स्थल जमीन के नीचे से मिलती गई, तो वो लगभग बढ़ बढ़ के अभी प्रेजेंट में 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक हो चुका है। और आप विश्वास नहीं करोगे, धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का साइट्स मिलते ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन एक आध साइट मिल जाता है, और इसका जो स्क्वायर किलोमीटर है वो और बड़ा होते ही जा रहा है।
मैके और जॉन मार्शल जैसे बड़े बड़े इतिहासकार का दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बाढ़ आने से हो गया है। किनका दावा है? मैके और जॉन मार्शल जैसे बड़े बड़े इतिहासकार का। जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में तो ये सब काम स्टार्ट हुआ था। जॉन मार्शल जो थे ये एक्चुअली ये मेन थे, और ये काम किसको दिए थे जमीन खोदने का? दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी को। दयाराम सहनी हड़प्पा वाले क्षेत्र को खोद रहे थे वर्ष 1921 में। 1922 में आपका मोहनजोदड़ो किनके द्वारा खोजा गया? ये राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो ये लोगों का दावा है, इन लोगों को अनुभव हो गया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक्चुअली ये खत्म कैसे हुए होंगे। तो कुछ लोग कहे कि भाई भूकंप से खत्म हो गए, कुछ लोग कहे कि बाढ़ आने से इनका समाप्ति हो गया। लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं उनका मानना क्या है पता है? बाढ़ आने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। बाढ़ के वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। लेकिन कुछ इस बात को काट करने के लिए कुछ अलग विद्वान पहुंचते हैं, वो जॉन चाइल्ड्स नाम के और व्हीलर नाम के जो विद्वान आए हैं। उनका दावा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है वह विदेशी आक्रमण से हो गया है। कुछ कह रहे हैं कि भाई आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता का सभी इंसान को मार दिया गया है। कुछ कह रहे हैं कि भाई बाढ़ आ गया है। कुछ कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे ना वो क्या बोलते हैं, कुछ कह रहे हैं बाढ़ आ गया, कुछ कह रहे हैं भाई भूकंप आ गया है। तो अलग अलग विद्वान भूकंप आ गया होगा, होगा मतलब दावा नहीं कर रहे हैं कि भाई कंफर्म भूकंप आया होगा। इसका कोई दावा लिखित प्रमाण को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो दावा कैसे कर पाएंगे? लेकिन आशंका लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, कुछ कह रहे हैं वैसा हुआ होगा। तो अलग अलग मनुष्य हैं, सब अपना अपना विचारधारा बोलते ही जा रहे हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्यंस जो है वो भारत में विदेशी आक्रमणकारी के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिए। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया है वैदिक सभ्यता, तो लोगों को लगा कि पहले जो आर्यंस लोग हैं वो भारत आए, और भारत आने से पहले वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को एकदम मार वाड़ दिए, कंप्लीट रूप से नष्ट कर दिए। और फिर भारत में वैदिक सभ्यता आरंभ हो गया। आर्यन अपना झंडा गाड़ दिए और अपना पताका लहरा रहे थे भारत में। तो कुछ लोगों का ये भी दावा है कि आर्यन ही जरूर कोई कांड किए होंगे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ आर्यंस जो हैं वही छेड़छाड़ किए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ। अब अलग अलग विद्वान से तो अपना अपना बात तो बोलेंगे ही ना भाई, क्या सही है क्या गलत है ना आप जानते हैं और ना हम जानते हैं, बस भगवान जानते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया आपको? सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर यदि कुछ है तो वो बाढ़ को ही माना गया है, और इस बात को एनसीईआरटी भी एक्सेप्ट करा है कि बाढ़ आया होगा तगड़ा वाला और सभी आदमी को बहा करके समुद्र में मिला दिया होगा। तो चलिए, अब लोगों को लग रहा है कि बाढ़ वाढ़ के कारण ही जो बिल्डिंग है ना वो हल्का टूट फूट टाइप का गया है, तो बाढ़ का ही कुछ झटका लग रहा है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन था उस बिंदु पे चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजनीतिक, एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता इतना विकसित तो था लेकिन उसको चलाते कौन थे? अभी हम लोगों का भारत में आओगे तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? हमारे भारत को चला रहे हैं। नीतीश कुमार हमारे बिहार को चला रहे हैं। यही सब हमारे राजनेता हैं, है ना? ये सब लोग हमारे जिला को, ये सब हमारे राज्य को चला रहे हैं, और हम लोग बड़ा डिसिप्लिन में एकदम इज्जत से भारत में रह रहे हैं, मेहनत करके खाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आगे बढ़ने के प्रयास में लगे हैं। तो राजनीतिक जीवन आज हम लोगों का बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी है भारत में, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। तो हम लोग एकदम बहुत अच्छा मतलब अपने लाइफ को जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है भारत में। तो सिंधु घाटी समय भी कैसा राजनीतिक जीवन रहा होगा, इस बिंदु पे थोड़ा सा चर्चा भी हम करते हैं। क्या सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को स्वतंत्रता मिली होगी? क्या वो राजा रानी के बंधन में बंधे होंगे, या फिर कोई पादरी वर्ग के लोग, या फिर कोई व्यापारी ही शासन करते होंगे? क्या सही क्या गलत अब हमको ये पढ़ाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। जो भी कुछ स्रोत मिले हैं उसके आधार पर, जो भी कुछ मिला है उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे। कंप्लीट रूप से यह पता नहीं लगा पाया है कि
मतलब पूरा का पूरा कन्फर्म पता नहीं लगाया गया है कि जो राजनीतिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का रहा होगा वो किस लेवल का रहा होगा। मतलब राजा शासन करते होंगे या फिर पादरी वर्ग के लोग शासन करते होंगे या व्यापारी शासन करते होंगे, इस विषय पर अभी भी भेद मतभेद है, क्योंकि जो भी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है वो इसे पढ़ा जा सका नहीं है। इसीलिए इसे आधि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, है ना, आधा अधूरा नॉलेज। तो कंप्लीट रूप से कोई विद्वान नहीं कह देगा कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता के समय कोई राजा ही शासन करता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह कोई राजा होगा वही शासन कर रहा होगा, हाँ बाबर की तरह कोई राजा होगा वही शासन कर रहा होगा। नहीं भाई, दावा तो कोई नहीं ठोक सकता है। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि व्यापारी लोग ही शासन कर रहे होंगे। कोई ये भी दावा नहीं ठोक सकता है कि ना कोई पादरी वर्ग के ऊंचे कुछ होंगे वो शासन कर रहे होंगे। नहीं, कुछ नहीं, बस जो भी है अंदाजा है। और अंदाजा एनसीईआरटी जो लिखा है क्या अंदाजा माना गया, बस उस चीज को आप याद कर लो। लेकिन पूरा कंप्लीट रूप से तो पता नहीं चलता है, पूरा कंप्लीट रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिस हद तक जो भी कुछ पता लगा है हम आपको खुल के बताएंगे। कैसा किस प्रकार का शासन रहा होगा, शासन व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में क्या रहा होगा, क्या कुछ प्रचलित रहा होगा, अभी तक विद्वान लोग कंफ्यूज हैं। सिंधु घाटी में लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा है कंप्लीट रूप से। सिंधु घाटी में लोकतंत्र रहा होगा या फिर प्रजातंत्र रहा होगा या फिर राजतंत्र रहा होगा, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा है। एक पुरोहित जो है, एक पुरोहित, पुरोहित किसे कहते हैं आप जानते हो? पुरोहित का मतलब होता है एकदम उच्च वर्ग के, समझ लो राजा महाराजा टाइप के कुछ होते थे उस वक्त। तो एक पुरोहित की मूर्ति भी मिली है। तो वह मूर्ति को जब देखा गया तो वो राजा महाराजा टाइप का कुछ लग रहा है। और उसको देखने के बाद विद्वान काफी कंफ्यूज्ड है और ये दावा कर लिए कि जो पुरोहित हैं उन पुरोहित के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता में शासन चलाया जा रहा होगा। सोचो विद्वान कितना विद्वान कितना ना वो कह सकते हैं कि गजब आशंका फंसाता है बात को, कि पुरोहित का मूर्ति मिला नहीं है तो ये कह रहा है कि भाई पुरोहित ही शासन करता होगा। विद्वान बोले ना आपके हमारे तरह एगो इंसान है, कोई वो क्या बोलते हैं रोबोट नहीं, या फिर वो कोई लोहा लक्कड़ का विद्वान बना हुआ नहीं है, आपके तरह हमारे तरह ही लड़का है ना। तो वही दावा ठोक रहा है कि जो पुरोहित की मूर्ति मिली है ना सिंधु घाटी सभ्यता में, इस वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो शासन व्यवस्था चल रहा होगा वो पुरोहित के द्वारा ही चल रहा होगा। कुछ विद्वानों का दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापारी लोग हैं तो व्यापारी लोगों के द्वारा ही शासन चलाई जा रही होगी। कुछ विद्वान का दावा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता ना व्यापारी ना पुरोहित, कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी में नगर प्रशासन रहे होंगे। कुछ ना कुछ अपना देते जा रहा है, इतना बढ़िया नगर वगर देख के ना भाई, रोड एकदम संकोन पर, शतरंज नुमा आकार, एकदम नियमित रूप से नाला नदी में एकदम कनेक्टेड, दरवाजा खिड़की एकदम मस्त। तो ये सब देखने के कारण लोगों को लगता होगा कि नगर निगम जरूर होगा, साफ सुथरा वहाँ बहुत मेंटेन होता होगा, तो नगर निगम के द्वारा शासन किया जा रहा होगा। हालांकि जो भी तमाम तरह का दावा देखने को मिल रहा है वह पूर्ण रूप से एक कल्पना ही है, कोई सच्चाई नहीं है। आई कैन रिपीट, जो भी चीज हमको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिल रहा है एक कल्पना ही है, कोई सच्चाई नहीं है इस बात पे। समझ रहे हैं ना? अलग अलग विद्वान को जो ही मिलते गया उसके आधार पे अपना अपना मत देते ही चले गए, जिसकी कोई विशेष विशेष लिखित प्रमाण है ही नहीं। और जो भी लिखित प्रमाण मिला भी है तो उसको पढ़ा जा सका नहीं है। भविष्य में अगर पढ़ा जा सका है, किस पढ़ा जाएगा किसी के द्वारा, तो यहाँ पे चीजों को चेंज कर दिया जाएगा। अभी तक तो इसे पढ़ा जा सका भी नहीं है। एक पिग्गट नाम के बहुत बड़े विद्वान हैं और उनका कहना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो हैं वो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक जुर्मा राजधानी के रूप में देखा गया है पिग्गट के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जुर्मा राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या है ये, जुर्मा राजधानी है। चीजें समझ में आ रहा है? कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और जुर्मा राजधानी है। अब चलिए हम आगे देखते हैं।
हंटर नामक जैसे विद्वान जो हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं हंटर, और उनका दावा है, जानते हो क्या? हंटर नामक जो विद्वान है उनका दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजतंत्रमक व्यवस्था, कैसा व्यवस्था होगा? राजतंत्रमक व्यवस्था होगा। कौन सा विद्वान कहे हैं? हंटर नामक विद्वान। और हंटर का कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी क्षेत्र है, उनका कहना है कि राजतांत्रमक मतलब राजा रानी का पूरा राजा रानी के द्वारा ही शासन व्यवस्था को चलाया जा रहा होगा। मतलब एक चीज याद रखिए, उनका दावा है कि राजतांत्रमक व्यवस्था, मतलब देखिए थोड़ा हम भी कंफ्यूज हैं। मतलब थोड़ा सा जो है ना, ये हंटर जो आए थे, वो हंटर का कहना क्या था कि भाई सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता में है ना, हंटर नामक जो भी विद्वान है उनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजा रानी नहीं होंगे। सॉरी, हमने इससे पहले बोला था होंगे, लेकिन हंटर का कहना है कि राजा रानी नहीं होंगे, राजतांत्रमक व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? राजतांत्रमक व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगा। हंटर को लगता है ऐसा, ठीक, क्योंकि वहां कोई महल का प्रमाण मिला ही नहीं है, अस्त्र शस्त्र है ही नहीं। और राजा रानी लोग अपने पास अस्त्र शस्त्र रखते ही थे, क्योंकि एक राजा को दूसरे राजा से हमेशा लड़ाई होते ही रहती थी जगह को जीतने के चक्कर में। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य देख लो या फिर बाबर देख लो, सबके पास अस्त्र शस्त्र दुनिया भर का भरा हुआ था। तो वो जो विद्वान थे, उनका यही दावा था, हंटर का कहना था कि राजा रानी का कोई खेल रहा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं, कुछ प्रमाण मिला ही नहीं है, तलवार नहीं मिला है, ना कोई महल मिले हैं, तो राजा रानी होंगे ही नहीं। इसी कारण से इन्होंने सिंधु घाटी को जो जनतांत्रमक कह दिया, मतलब जनता के द्वारा चलाया जा रहा था शासन। अस्त्र शस्त्र नहीं मिला, तो इसके कारण सिंधु घाटी जो है सभ्यता बिल्कुल शांतिपूर्ण व्यवस्था चला जा रहा था, बिल्कुल शांति से यहाँ का शासन चल रहा था। किनके द्वारा चलाया जाता होगा? जनता के द्वारा चलाया जाता होगा। अब क्या सही है क्या गलत है, ये तो भगवान जाने, लेकिन सबका अपना अपना मानना है। और अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन को। किस चीज को देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन को। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? हमने राजनीतिक जीवन को देख लिया, तो राजनीतिक जीवन में राजा रानी नहीं रहे होंगे, तो जो शासन है वो जनता के ही हाथ में रहा होगा। ये सबसे बड़ा मत है, एनसीईआरटी भी लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जनता के द्वारा ही शासन चल रहा होगा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप मेरे वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा 1 से 2 बार, तो आपको लगभग सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन भी बनेंगे, लिखना चाहोगे इस विषय पे तो लिख भी पाओगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है, थोड़ा सा उस बिंदु पे बात करते हैं। जो सामाजिक जीवन है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा रहा होगा। तो सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो समाज की जो जो सबसे छोटी इकाई है, वो उसे क्या कह सकते हैं? परिवार। क्या कह सकते हैं? परिवार। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे सामाजिक जीवन, तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। तो परिवार को सबसे छोटी इकाई समाज का देखा गया है, मतलब परिवार से छोटा कुछ नहीं हो सकता है ना? बहुत सारा परिवार मिलकर के ही समाज बनते हैं, तो परिवार सबसे छोटी इकाई है। और अनुमान लगाया गया है कि परिवार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, वह मातृ सत्तात्मक होंगे, मतलब माता को बहुत इज्जत दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, बहन को बहुत इज्जत दिया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि यहाँ जो माता है
उनका इज्जत किया जाता था। यहाँ तक कि भूमि को या धरती को मातृ देवी को नाम दिया जाता था, मातृ देवी। उसका धरती का पूजा किया जाता था। धरती को उर्वरता की देवी भी माना गया है। तो मातृ देवी, जो मातृ देवी है, बहुत उनका पूजा किया जाता था। जिस धरती पे वो रहते थे, जिस जंगल में वो रहते थे, उसको वो पूजते थे, उसको ही भगवान मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, है ना। जो भी प्रमाण मिला है, मातृ देवी को उर्वरता की देवी भी कहा गया है। कोई पूजा पाठ का प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि मतलब पूजा किया जा रहा है, कोई देवी देवता इस तरह का नहीं मिले हैं, लेकिन मातृ देवी का पूजा होता था। इस बात पर विद्वानों का दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग मातृ देवी का पूजा करते होंगे। तो समझ लीजिए कि इस चीज से समझ में आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें माँ बहन ये लोगों का काफी इज्जत रहा होगा। समाज मातृ सत्तात्मक रहा होगा। अभी समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक, मतलब हर कुछ का डिसीजन पिता को ही समाज के सबसे ऊंचा माना जाता है। कि भाई पिता जो है, अगर बच्चा से पूछा जाएगा कि तुम्हारा पहचान बता, तो वो सबसे पहले अपने पिता का ही नाम लेता है कि चलिए हम भाई फलनमा का बेटा है। अपनी माँ माँ से उसका कोई जान पहचान नहीं होता है, चाहे वो कहीं भी जाए, तो अपना हर परिचय वो पिता के ही नाम से देता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में जब मातृभूमि को इतना पूजा दिया जाता था, उसको पूजा जाता था, तो समझ लीजिए माता का, बहन का कितना इज्जत होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। बड़े बड़े डिसीजन जो है उसमें भी लड़की लोगों को बुलाया जाता था और उन लोगों से पूछा जाता था किसी भी पार्टिकुलर मैटर पे कि भाई इस पे क्या सही क्या गलत, इस पे आप कुछ अपना राय विचार दीजिए। मतलब समझ लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है आज से 3000 साल पहले, उस वक्त लड़की का इज्जत, माता का इज्जत, बहन का इज्जत बहुत ज़्यादा था इन कंपेयर टू जो अकबर आया, बाबर आया, या फिर शुरू में चले जाओ पृथ्वीराज चौहान, या फिर उससे भी पहले चले जाओ चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो उन लोगों के तुलना में माता का इज्जत बहुत ज़्यादा था हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में। फिर माता का इज्जत धीरे धीरे घटते गया और एकदम जीरो और माइनस में पहुंच गया बाबर अकबर तक। फिर हम लोगों को सरकार डेमोक्रेसी आया भारत में, तो देखिएगा माँ बहन का इज्जत बढ़ते जा रहा है। हर जगह उनको बड़े बड़े पद पे पहुंचाया जा रहा है। बड़े बड़े डिसीजन लेने में उनको भी मौका दिया जा रहा है। आईएएस, मंत्री, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, हर बड़े बड़े पद पे आज महिला को पहुंचाया जा रहा है। आज की डेट में फिर से हमारा समाज ठीक हो गया। हम सिंधु घाटी सभ्यता का समय देखेंगे तो उस वक्त हमारा समाज बहुत सही था। मतलब माँ बहन को बहुत इज्जत देता था। पिता से ज्यादा इज्जत माता का था उस वक्त, इतिहासकार का ऐसा दावा है। लेकिन धीरे धीरे जब मुस्लिम आते हैं भारत में, और भी जो राजपूत राजा आते हैं, वो सभी धीरे धीरे माता का, बहन का इज्जत घटा दिए। मतलब वो लोग माता बहन को ना बहुत ढक के, पूरा उनको चुंदरी में लपेट के, घर से निकलने का अलाउ नहीं देना, पढ़ाई नहीं करने देना, घर का सारा काम का जिम्मेदारी माता बहन को दे देना, बच्चे पैदा करने की मशीन मान लेना माँ बहन को। तो हर बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने देना, राजमहल में नहीं बैठने देना। तो ये सब आपको ना बाबर अकबर वाला जो चैप्टर पढ़ोगे, या फिर पृथ्वीराज चौहान, ये कह लो, वो क्या कहते हैं आपका, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का इतिहास पढ़ोगे, तो वहां पर भी उतना इज्जत नहीं था। मतलब पित्रात्मिक समाज में बदल चुका था। लेकिन शुरू में जब सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ माता वाता का बहुत इज्जत था, मातृ पूजा किया जाता था। अच्छे से आ रहा है समझ में आपको? मातृ देवी की पूजा किया जाता था। पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई देवी देवता वगैरह वैसा खास रूप से नहीं था। लेकिन एक पशुपति शिव का मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। खैर जो भी है, देवी देवता का वैसा अलग लेवल का अलग अलग मूर्ति नहीं मिला है। तो इस चीज़ से समझ में आ जाता है कि भाई जो भी समाज है वो मातृ सत्तात्मक था, माता का पूजा किया जाता था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज थे, वो 4 अलग अलग वर्ण में डिस्ट्रीब्यूट नहीं था।
मतलब समाज में कोई जात पात का नाम का चीज नहीं था। बस दो ही चीज था, एक उच्च वर्ग के लोग, एक निम्न वर्ग के लोग। उच्च वर्ग में बड़े बड़े व्यापारी होते थे और निम्न वर्ग में छोटे मजदूर और किसान होते थे। समाज बस दो ही भाग में डिवाइड था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में। कोई जात पात या अलग अलग ऐसा वैसा कुछ था नहीं। क्योंकि सिंधु घाटी में कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं, तो इस कारण से हम इस प्रकार से कोई दावा नहीं ठोक सकते हैं कि बिल्कुल सतात्मक ही समाज होगा। पित्रा मतलब पिता का इज्जत थोड़ा कम होगा माता से ही। हालांकि अब क्या सही क्या गलत, ये सब चीज का हम दावा तो नहीं ठोक सकते, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक ने लिखा है बस हम आपको वही बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। और इस प्रकार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज जो है वो चार वर्ग में विभाजित नहीं था। बट समाज में कई अलग अलग वर्ग थे, है ना। अपने पेशा करते थे, काम धंधा करते थे, उसके आधार पे कुछ वर्ग तो जरूर थे समाज में। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, तो पुरोहित थे, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग, शिल्प जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, समाज में कुछ मूर्ति बनाने वाले भी होंगे, कुछ श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे जो बालू गिट्टी धोते होंगे, कुछ व्यापारी होंगे जो बिजनेस करते होंगे, जो पुरोहित होंगे जो राजा महाराजा टाइप का, जो सबसे ऊंचा जिनको इज्जत दिया जाता है। तो समाज में कई वर्ग था, वर्ण व्यवस्था भी था समाज में, समझ रहे हैं ना। नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं था, सिंधु घाटी में वर्ण व्यवस्था नहीं था। ठीक। समाज कई वर्ग में डिवाइड तो था बट वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इसका पूर्ण रूप से कोई लिखित प्रमाण जो मिला है उसे पढ़ा जा सका नहीं, लेकिन इस विषय में इतिहासकार का मानना है कि समाज मात्र उच्च वर्ण में और निम्न वर्ग में ही डिवाइड होगा, कोई विशेष रूप से जाति पाति में डिवाइड नहीं होगा। सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो काफी एक शांति प्रिय जीवन जीते होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हथियार, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई गोली बंदूक भाला नहीं मिले हैं। समाज बहुत शांति रूप से जिया जा रहा होगा। समाज के लोग मांसाहारी भी होंगे और शाकाहारी दोनों ही होंगे, क्योंकि कुछ स्थलों से मछली का कांटा भी प्राप्त हुआ है। इस वजह से पता लगाया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहार जरूर होंगे। मछली का कांटा से समझ में आ गया। और कुछ स्थल से अन्न प्राप्ति भी हुई है, जैसे बाजरा है, गेहूं है, ये सब कुछ अन्न भी मिली है। तो इससे पता चलता है कि ये लोग अनाज वगैरह भी खाते थे, और अनाज खाते ही नहीं थे बल्कि अनाज को इकट्ठा करके एक्यूमुलेशन, मतलब एक्यूमुलेट करते थे किसी अन्नागार में। मोहनजोदड़ो जाओगे तो वहां पे अष्टानागार, एक अन्नागार भी मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के साइड्स में, विशाल अन्नागार। तो फिर उसमें अन्न वगैरह भी रखते थे। तो इससे पता चलता है कि ये मांसाहार भी थे और शाकाहार दोनों थे। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। और यहाँ पे पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही आभूषण का उपयोग करते ही होंगे। तो इसका प्रमाण भी मिला है, क्योंकि आभूषण भी जमीन के अंदर से मिली है। चुन्हू दरो एक साइट से है, चुन्हू दरो। तो चुन्हू दरो में मनका बनाने की कारखाना का प्रमाण मिली है। तो इससे पता चलता है कि जो मनका है ये सबका भी उपयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। लोग सूती वस्त्र के साथ साथ ऊनी वस्त्र का भी उपयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि ये दोनों ही वस्त्र जमीन के अंदर से मिले हैं। और कपास वगैरह भी मिले हैं। तो लोगों को लग रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास वगैरह का भी यूज करते थे। विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में कहीं सबसे पहले कपास की खोज हुई है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिली है, कपास। ठीक। यहाँ मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं को लड़ाना आपस में लोग करते होंगे, नृत्य करते होंगे, नाच गाना करते होंगे, शिकार भी करते होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आज की तरह मोबाइल में गेम पबजी
फ्री फायर नहीं खेलते होंगे क्योंकि फ़ोन तो हुआ होता ही नहीं होगा उस वक़्त। तो मनोरंजन कैसे करेंगे भाई? तो पासे का खेल खेलते थे, पशु को पकड़ते थे, जाल में फँसाते थे, शिकार करते थे, मुर्गा को लड़ा देते थे आपस में, भैंस, गाय को लड़ा देते थे आपस में, कुत्ता को रोटी-वोटी के लिए लड़ा देते थे आपस में, शिकार करते थे, नृत्य डांस-वांस करके मस्ती करते थे आपस में। तो इस तरह का विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस तरह का भी काम करते होंगे मनोरंजन के लिए। हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन को भी अच्छे से देख ही लिया। राजनीतिक जीवन भी अच्छे से देख ही लिया। आप राजनीतिक जीवन जब पढ़ाए थे, तो अब हम आर्थिक जीवन पे थोड़ा-सा अपना नज़र को डालेंगे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक जीवन का मतलब है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता समाज चल रही थी आज से 3000 साल पहले, एक्चुअली इतना-इतना पैसा आता कहाँ से था? आखिर धंधा क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? इतना-इतना पैसा कमाते कहाँ से थे? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे बहुत अच्छा से, पशु वगैरह को भी पालते थे, गाय-वाय को पालते थे, कुत्ता, बिल्ली, सुअर सबको पालते थे, घोड़ा-वोड़ा सब रखते थे। तो पशुपालन का भी था, उद्योग भी था अपना मतलब व्यापारी धंधा भी था, व्यापार भी करते थे, उद्योग भी था। तो समझ लीजिए कि इस प्रकार से उनका समाज जो मेन उनका पेशा था उद्योग ही था, व्यापार ही था। तो व्यापार जब था तो इसलिए वो काफ़ी डेवलप कर गए। कृषि के बहुत सारे प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। टेराकोटा जैसे हल मिला था, हल, टेराकोटा का खिलौना आप देखे थे तो वहाँ हल मिला था ना? तो हल कहाँ मिला था? बनावली वाले क्षेत्र में हल मिला था, टेराकोटा का हल, खिलौना टाइप का। तो लोगों को समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हल का भी उपयोग करते होंगे। कालीबंगन चले जाओ आप सीधे उठ करके, तो कालीबंगन में आपका जोते हुए खेत मिला था। तो जोते हुए खेत से समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेत-वेत जोतते थे मतलब खेती-वेती में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। इस सभ्यता के लोग जुताई, सिंचाई, बुनाई सभी तरह के काम करते थे। ये सभी विधि जो भी नियम है खेती करने के लिए, ये सभी चीज़ों से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और फसलों में गेहूँ, जौ, मटर, कपास ये सब चीज़ें जो भी ज़मीन के अंदर से हम लोगों को मिला है उनके उनके साइट्स में तो उसके आधार पे गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर, कपास ये सभी चीज़ें मिला है। तो इस चीज़ से समझ आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग ये सब चीज़ खाते हुए होंगे अनाज के रूप में और सिंधु घाटी में कपास की जो खोज हुआ है, वो उसे एक चीज़ समझ में आ गया कि कपास का जो खोज है, वह सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ है जो कि अ, काफ़ी काम आती है वस्त्र वगैरह मतलब और भी बहुत सारा काम में आती है कपास, है ना? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास का खोज किया गया है इस दुनिया में। मतलब उससे पहले कपास की खोज नहीं हुई थी। ज़मीन के अंदर से जो कपास निकला है वो सबसे पुराना कपास सिंधु घाटी सभ्यता से ही यूज़ करते हुए आ रहा है। सूती वस्त्र का भी जो दौर है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू हुआ है, कपास वगैरह से भी वस्त्र बनाया जाता है। और इसके अलावा चावल का भी प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? लोथल से, रंगपुर से, यहाँ से चावल का प्रमाण मिले हैं। रंगपुर में चावल के लगभग भूसी भी मिली है, रंगपुर से चावल की भूसी। तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ के लोग चावल-वावल भी खाते होंगे दबा के। गन्ना भी मिला है कुछ साइट से, रागी भी मिली है। तो इस प्रकार से कुछ-कुछ और अनाज इम्पोर्टेंट हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है और भी बहुत सारा अनाज है, सबका नाम नहीं इसमें डाले हैं क्योंकि या इतना डिटेल से क्वेश्चन आएँगे ही नहीं। एक मोटा-मोटी आपको फिगर बन गया कि लिखना क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक पे, है ना? इनका सामाजिक जीवन क्या है, इनका आर्थिक जीवन क्या है, इनका राजनीतिक जीवन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या है। जब आप मेंस का कॉपी लिखोगे तो आप अच्छे से सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सब तरह का जीवन लिखो अच्छे से, तब आपका मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छा उठ के आएगा आने वाले एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स में तो खैर आप क्वेश्चन करोगे, जितना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो उतना करीब पहुँच जाओगे प्रीलिम्स का। मेंस के लिए सब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ो कहानी की तरह, है ना? उसको बार-बार पढ़ो तो चीज़ें समझ में आने लगती है या फिर जो लेक्चर से ही पढ़ते हो तो लेक्चर को बार-बार सुनो और लिखने का प्रयास करो। जिस भी भाषा में लिखना चाहते हो, लिखने का प्रयास होना ही चाहिए, बिना लिखे एग्ज़ाम पास करना नहीं है मेंस, है ना? लिखने की आदत डाल लो।
ठीक। और गन्ना रागी का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, हमने गलती से बोल दिया। गन्ना वन्ना सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला था। ठीक। और यदि बात करें पशुपालन की, तो यहाँ पे जो भी पशु है, तो उसमें सबसे जो प्रिय पशु है उसमें कुंवर वाले बैल है, सांड जिसको कहते हैं, है ना, सांड, कुंवर वाले बैल, जिसे आज के डेट में सांड कह लो, ये सबसे प्रिय पशु देखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। और एक सींग वाले गेंडा, ये इनका भी प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। हालांकि जो गेंडा का चित्रण मिलता है, किस चीज का चित्रण, गेंडा का चित्रण मिलता है, चित्र मिला, तो विद्वानों का कहना है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं गेंडा का कल्पना जो है किए जरूर होंगे, क्योंकि गेंडा का चित्र से समझ में आ गया कि उस वक्त गेंडा भी रहा होगा पशु में शामिल। और क्योंकि गेंडा का चित्र मिला भाई, चित्र देख के पता चल गया कि लोग गेंडा वेंडा को जानते थे, है ना। कुबड़ वाले बैल भी मिले, जिसे सांड कह लो, सांड, है ना, गेंडा की भी कल्पना रही होंगी। और इसके अलावा गाय घोड़ा आदि, ये सभी जो चीज हैं, इन सभी चीजें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। और घोड़े का प्रमाण जो सिर्फ मिला है, तो एक ही स्थल जो सुरकोटता है, वही स्थल पे सिर्फ घोड़ा का प्रमाण मिला है, बाद बाकी कहीं भी घोड़ा का प्रमाण नहीं मिला है। सुरकोटता में घोड़े की हड्डी और अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक। और पशुपालन की उपयोग जो है वह मुख्य रूप से कृषि करने में पशु का उपयोग किया जाता था। जो सांड था, कुंवड़ वाला बैल, वो सबको खेती करने में, खेत को जोतने में काम लाया। मतलब हल मिल ही गया है तो बैल में फंसा करके हल, मतलब खेत को जोतने में बैल वगैरह का काम जरूर लेते होंगे उस वक्त के लोग, है ना। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ गया कि जो पशु है वो क्या क्या काम में आ रहे होंगे। यात्रा की करने में भी बैल वगैरह काफी काम में आते होंगे। मांस खाने में भी जानवर काम आ रहे होंगे, जो जानवर को वो पाल रहे थे। दूध का भी प्रोडक्शन करते होंगे पशु, इस वजह से भी वो लोग पालते थे। अब हम देखेंगे कि जो भी उद्योग था उसकी बात करेंगे। और सिंधु घाटी में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यदि हो रहा था, तो वो उद्योग से ही हो रहा था। सूती वस्त्र का बनाना वो उद्योग में, और पूरी दुनिया में बेचना, बहुत बड़ा बात है भाई। सूती वस्त्र को तैयार करना भारत में, और यही सूती वस्त्र को पूरा वर्ल्ड में बेचना, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, बहुत बड़ी गर्व की बात है, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में हो रही थी। खैर, भारत तो काफी आगे ही रहा है वस्त्र वगैरह बनाने में। उसको तो अंग्रेज आकर के ना दबा दिया कि भाई तुम वस्त्र बना बना के हम लोगों को जो पहना रहे हो, तुम अपना धंधा बंद करो, तुम्हारे से रॉ मटेरियल्स खरीद के हम अपने इंग्लैंड में ले जाएंगे और वहीं पे फैक्ट्री बनाएंगे। हैं? पूरा का पूरा वस्त्र तुम्हारे कच्चा माल से हम बनाएंगे, मलाई हम खाएंगे, तुम पर राज हम करेंगे। समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा फायदा अंग्रेज लेगा। आज के डेट में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, वो अंग्रेज लोग अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। यहाँ इंडस्ट्री बंद करवा दिया, क्योंकि यहाँ का जो रॉ मटेरियल से पूरा खरीद के वही ले जाता था। तो यहाँ के व्यापारी को रॉ मटेरियल्स मिलता भी नहीं था, प्लस वो लोग इंडस्ट्री को वहाँ डेवलप कर लिया, यहाँ का इंडस्ट्री बंद हो गया। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता ही शुरू से सूती वस्त्र का व्यापार पूरे वर्ल्ड के साथ कर रहा है। अच्छा खासा मुनाफा कमा कमा कर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने अपने जो साइट्स मिले हैं, सभी साइट्स में अच्छे अच्छे मकान, घर, दरवाजे, नाला सब कुछ मिलेंगे व्यवस्थित रूप से। तो समझ में आ गया कि वो लोग अच्छा खासा पैसा कमाते थे। सूती वस्त्र का भी निर्माण करते थे, वस्त्र को पूरे वर्ल्ड में बेचते थे। बर्तन का निर्माण, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। शिल्प, धातु से उपयोग, जो धातु है, अलग अलग तरह का धातु, मेटल कह लो, उसे मूर्ति वूर्ति भी बना लेते थे भाई। तो समझो विकसित था वो लोग का कारखाना तब ना। लोहा से मूर्ति बना लेते थे, गोल्ड से मूर्ति बना लेते थे, मजाक थोड़ी, खिलौना बना लेते थे, एक पर एक खिलौना। तो बिना इंडस्ट्री का भाई, इंडस्ट्री भी उन लोगों का अच्छा खासा डेवलप था। और ये खिलौना, उसके बाद आपका टेराकोटा, ये सब बनाते थे और वर्ल्ड में सप्लाई करके खूब सारा पैसा कमाते थे सिंधु घाटी सभ्यता का लोग। यही इनका आर्थिक जीवन है। आपने राजनीतिक जीवन देख ही लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है,
जो राजा-रानी हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि राजा-रानी नहीं रहा होगा, क्योंकि अस्त्र-शस्त्र मिला ही नहीं है, ना कोई राजमहल मिला है राजा-रानी जो रहेंगे। तो हो सकता है कि जो बड़े व्यापारी हैं, वही सिंधु घाटी सभ्यता पे राज करते होंगे बड़े गार्जियन के रूप में, वो राजनीतिक जीवन है। या फिर इस राजनीतिक जीवन में सिंधु घाटी सभ्यता में एक मूर्ति भी मिला है पुरोहित का, तो लोगों को लगा कि पुरोहित के द्वारा ही भाई शासन चल रहा होगा, तो राजनीतिक जीवन समझ ही गए, आर्थिक जीवन समझ ही गए, व्यापार प्रधान देश था, है ना? सामाजिक, तो समाज कोई 4-5 भागों में नहीं बटा हुआ था, समाज 2 भागों में बटा हुआ था, एक उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में बड़े-बड़े व्यापारी आते होंगे, पुरोहित आते होंगे जो ऊँचे स्थान पे रहते थे, और निम्न वर्ग में गरीब मज़दूर, किसान, यही सब होंगे। शिल्पकार के लोग होंगे जो मूर्ति वगैरह का निर्माण करते हैं। तो वो सब गरीब लोग थे, गरीब का मतलब घर थोड़ा-सा नीचे होता है और अमीर का घर थोड़ा-सा ऊपर होता है, मतलब ऊँचे स्थान पे। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी का समाज बटा हुआ था, है ना? सामाजिक जीवन भी काफ़ी अच्छा था, समाज में महिला को काफ़ी इज़्ज़त दिया जाता था। ठीक? मतलब मातृ मातृशतात्मक समाज था। अभी पितृ समाज है, पिता का ज़्यादा वैल्यू है अभी के डेट में, उस वक़्त माता का ज़्यादा वैल्यू था। मातृभूमि से लोग बहुत प्यार करते थे। ख़ैर आप मोटा-मोटी एक ठीक-ठाक समझ सिंधु घाटी सभ्यता पे बना लिए हैं। अब हमको लगता है कि इस पे एक्स्ट्रा लेक्चर देने का हमको कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे तीनों चारों वीडियो जो सिंधु घाटी सभ्यता पर, उसको अच्छे से 2 बार सुन लीजिए। हम आपको दावा ठोकते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, क्वेश्चन नहीं भागेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आप बना लोगे, और आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें भी समझ होगी, विकसित होगा आपका माइंड, और आप जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आप बना-बना के अच्छे से लिख लोगे। हम पक्का आपसे दावा ठोकते हैं, एकदम डिटेल्स में पढ़ा दिए हैं, पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर कर दिए हैं। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएँगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम खोल-खोल के वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाएँगे। एकदम तोड़-तोड़ के पढ़ाएँगे वैदिक सभ्यता के बारे में, ताकि आप वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ो और वैदिक सभ्यता को समझ के बहुत सारा क्वेश्चन वैदिक सभ्यता पे बनाने लायक बन जाओ, और एक ठीक-ठाक आपको वैदिक सभ्यता पे भी समझ आ जाएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, और हमारा वीडियो वो आने वाला है। आप उस वीडियो का इंतज़ार करें, और जय हिंद, जय भारत, और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। आपके किए गए कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बस लास्ट में इतना ही कहना चाहेंगे कि आप रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे, एग्ज़ाम के करीब आप उतना ज़्यादा पहुँच जाओगे।